हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी 2 मार्क्स वाली सीरीज़ के अंदर हम सीए फाउंडेशन का पेपर लेके आए हैं, जो एक्चुअल पेपर हुआ था मई 2018 के अंदर। तो इसका भी आपको मालूम ही है, इसी सीरीज़ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का भी सिर्फ कौन सा पार्ट करेंगे? ए पार्ट करेंगे। स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फिर वही बात, एक नंबर आपका रीजन बताने के लिए और एक नंबर आपका ट्रू और फॉल्स बताने के लिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 1 पे। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं। ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, ऑब्टेन लाइसेंस, आपने लाइसेंस लिया है। लाइसेंस किसी भी काम को करने का, मान लीजिए इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि हम सिनेमा हॉल बनाना चाह रहे हैं ताकि पब्लिक उसमें आके मूवी देख सके। उस सिनेमा हॉल को चलाने के लिए हमने लाइसेंस लेना है। लाइसेंस खुद से बताएं, ये बार बार लेना पड़ेगा या एक ही बार लेना पड़ेगा? सर एक ही बार लेना पड़ेगा लाइसेंस। और एक बार लाइसेंस जब हम लेते हैं, उसको बार बार हर साल या 3 4 5 साल बाद उसको क्या कराना पड़ता है? रिन्यू। एन लिखना था मुझे। इसको बार बार क्या कराना पड़ेगा? रिन्यू। ये रिन्यू करने की एक खर्चे की बात नहीं कर रहा। आपने जब फर्स्ट टाइम लाइसेंस लिया, फर्स्ट टाइम जब आपने लाइसेंस लिया उसकी बात कर रहे हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम लाइसेंस लूंगा तो ये मेरा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। आपने सिनेमा हॉल बनाया, सिनेमा हॉल को चलाने के लिए लाइसेंस लिया। लाइसेंस आपने लाइफ में एक बार लेना है, उसके बाद उस लाइसेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते रहना है और रिन्यूअल फीस देनी है। अगर रिन्यूअल फीस बोलता तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था, लेकिन उसने बोला है लाइसेंस लेने का खर्चा। अरे लाइसेंस तो जिंदगी में एक बार लेना है, जिंदगी में एक बार लेना है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। अगर ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स। अब आ जाए जी पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? रीशू फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट ए सेल। ये स्टेटमेंट फिर क्या होगी जी? फॉल्स। क्यों होगी फॉल्स? याद करें, हमने पहले भी करा था। अगर हम शेयर इशू करते हैं, अगर हम क्या करते हैं जी? शेयर इशू। हमने करे शेयर इशू। शेयर इशू करने के बाद किसी भी शेयर होल्डर ने अगर कोई कॉल नहीं दी या अलॉटमेंट नहीं दी तो हम उसके शेयर क्या कर लेते हैं? फॉरफिट। इसके शेयर फॉरफिट करने के बाद हम इसको जब क्या करते हैं? रीशू। इस रीशू को क्या बोला जाता है? सेल ऑफ शेयर बोला जाता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं बोला जाता। अलॉटमेंट तो शेयर की एक ही बार होती है, जब वो पहली बार जिंदगी में क्या होते हैं? इशू। तो क्वेश्चन में देखें क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है रीशू फॉरफिटेड शेयर इज ए अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट ए सेल। अरे इसने तो उल्टा बोल दिया ना, ये तो सेल होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी? फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स ओमिटेड कैंसल आउट। आपने एरर्स किए, मतलब एक से ज्यादा आपने गलतियां की और उसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया। द एरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। ये लाइन तो है सही। एंड ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। ये बात उसने गलत बोल दी। ये बात उसने क्या बोल दी जी? गलत। कैसे गलत बोल दी ये देखें, समझने की करें कोशिश। आपने गलती करी। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपने डेबिट साइड में 3000 रुपीज़ की जगह क्या लिख दिया? 300। तो आपने गलती कितने रुपए की कर दी? 2700 रुपये की। 2700 रुपये आपने क्या कर दिए? कम कर दिए। क्रेडिट साइड में भी आपने ये करा, 3000 रुपीज़ की जगह क्या लिख दिया? 300। क्रेडिट साइड में भी आपने 2700 रुपये क्या कर दिए? कम कर दिए। ऐसा करने के बाद जब आप ट्रायल बैलेंस का बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आएगा। मैंने इक्वल वर्ड यूज किया, करेक्ट वर्ड यूज नहीं किया। भाई डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आएगा, भले ही वो गलत है, यानी कि बैलेंस क्या हो जाएगा? एग्री। तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में? जरा ध्यान से देखें। इस भाई ने क्वेश्चन में बोला है द बैलेंस विल डिसएग्री। बैलेंस विल डिसएग्री, ऐसा तो नहीं है। बैलेंस तो हमारा क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी जी? फॉल्स। अब आ जाए पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या कहते हैं? देर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट। अरे अकाउंट करंट बनाने के दो मेथड थोड़ी ना होते हैं। कितने मेथड होते हैं जी? 3। हाँ सर, हमें याद है। एक तो था इंटरेस्ट टेबल, दूसरा था मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या था जी? मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। और एक और था, उसका नाम था प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। हाँ सर, यानी कि अकाउंट करंट बनाने के कितने मेथड हैं? 3। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं? कितने मेथड होते हैं? 2। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स। हे परमात्मा, 4 क्वेश्चन करें, चारों के आंसर क्या हैं? फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। अब करते हैं पॉइंट नंबर 5।
वेयर देर इज नो पार्टनरशिप डीड, कह रहे साहब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन और टू द पार्टनर इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6%। यहाँ 6% पर एनम भी होना चाहिए था तो भी ठीक था, लेकिन 6% बोल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? ट्रू। कह रहा है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है? 6% पर एनम। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, कई बार सी इंस्टीट्यूट यहाँ लोन की जगह दे देता है ड्राइंग। लोन की जगह क्या दे देता है जी? ड्राइंग्स। तो बच्चे जैसे ही 6% बोल देखते हैं अरे 6% तो ब्याज देते हैं, अरे नहीं, लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लास्ट क्वेश्चन बच गया जी हमारा, पॉइंट नंबर 6। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ द करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। हालांकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पहले हमारे सिलेबस में होती थी, अभी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो ये इंटरेस्ट की तो बात करेगा कि पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करेगा। क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स आ गया तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इतना पैसा कमाया है कि वो इंटरेस्ट के 5 गुना है, मतलब इंटरेस्ट इजीली पे कर देगा। तो ये इंटरेस्ट की बात करता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंस्टॉलमेंट जो लोन की मुझे पे करनी है उसकी बात नहीं करता। तो पॉइंट नंबर 6 क्या हो गया आपका? फॉल्स। तो ये आपके 6 के 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं सी इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, सिनेमा हॉल वाला। द सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट द लाइसेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस इज pre-operative expenses which is capitalized. Such expenses are not revenue and amortized over the period of amortized over a period of life. मतलब जो आपने लाइसेंस लिया था वो लाइसेंस सिनेमा की बनाने की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर जैसे डेप्शन लगता है वैसे इसके ऊपर डेप्शन लगता रहेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ऐसे ही लिखना है। पॉइंट नंबर 1 हो गया खत्म। पॉइंट नंबर 2 था शेयर वाला। हाँ सर हमें याद है, द फॉरफिट ऑफ शेयर इज मेनली शेयर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर सेल। अगर आपने शेयर फॉरफिट कर दिए तो वो ऐसे शेयर हैं जो कंपनी के पास अवेलेबल हैं, किसके लिए? सेल के लिए। एंड remain vested in the company for the purpose only. Reissue forfeited share is not allotment of the share but only sale as they have already been allotted earlier. वो ऑलरेडी हमने अलॉट कर दिए थे, अब अगर आप उसको फॉरफिट करके रीइश्यू करते हो तो वो इज इक्वल टू सेल माना जाता है, वो आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं माना जाता। पॉइंट नंबर 3 क्या था जी? पॉइंट नंबर 3 था वो वाला एरर वाला। इफ इफेक्ट ऑफ द एरर ओमिटेड and cancel out, the error will be called compensating error and the trial balance will agree. बस ये एक वर्ड लिखा है, बाकी तो सारा एज इट इज हमने क्वेश्चन उतारा है कि मेरा ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, एग्री, और क्वेश्चन में लिखा होता डिसएग्री होगा। पॉइंट नंबर 4 था अकाउंट करंट। अकाउंट करंट बनाने के कितने मेथड थे जी? 3। फर्स्ट क्या था? विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। दूसरा क्या था? बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। और तीसरा क्या था? बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। ऐसा हमने भी किया था। पॉइंट नंबर हो गया 4। पॉइंट नंबर 5 क्या था? पार्टनरशिप वाला। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर टू बी अप्लाइड फॉर सेटिंग द डिस्प्यूट। यही बात मैंने आपको बोली थी, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लोन के ऊपर 6% पर एनम दिया जाएगा। यहाँ पर एनम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा हुआ था, इंस्टीट्यूट ने एज्यूम किया कि वो पर एनम ही है, तो यहाँ पे आंसर क्या दिया? ट्रू। लास्ट था जी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मैं फिर बता रहा हूँ, हालांकि सिलेबस से खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट के पेपर के अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इसका भी आंसर दे दिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज कंप्यूटेड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, मतलब आपका फॉर्मूला क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मतलब, और फिर मैंने वहाँ पे बताया था, अगर मान लीजिए ये 5 टाइम्स आंसर आता है, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट का 5 गुना मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी कि इंटरेस्ट से 5 गुना मैंने ज़्यादा कमा रखा, इंटरेस्ट का 5 गुना मैंने कमा रखा है, तो मैं इंटरेस्ट इजीली पे कर पाऊंगा। दिस इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू मीट ओनली इंटरेस्ट एंड अदर फिक्स चार्जेस ऑब्लिगेशन एंड नोट द इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की बात यहाँ नहीं करता कि मैं इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊंगा कि नहीं पे कर पाऊंगा, हालांकि इंटरेस्ट कवरेज रेशो बता देता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया जी? खत्म। तो ये आपका मई 2018 का जो सी इंस्टीट्यूट की तरफ से CA फाउंडेशन का ओरिजिनल पेपर आया था उसका हमने क्या करा है? सॉल्यूशन। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।